हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ इक्विलिब्रियम क्लासेस। सो हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का सिलेबस कवर अप करा रहे थे और हम अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे। टुडे इज डे 5 ऑफ द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। लास्ट 4 लेक्चर्स में हमने बहुत सारे आइटम्स का ट्रीटमेंट देखा कि उन सारे आइटम्स का, उन सारे ट्रांजैक्शंस का हम अकाउंटिंग इक्वेशन करते समय कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखेंगे, लेकिन आज पहले मैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं। जनरली ये वर्ड प्रॉब्लम्स या तो 1 मार्कर या 3 मार्कर के तौर पे आते हैं। सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम लिखना, if the capital of the business is 1,20,000, if the capital of the business is 1,20,000 and outside liabilities are 20,000, if the capital of the business is 1,20,000 and outside liabilities are 20,000, then calculate the total assets of the business. Then calculate the total assets of the business. रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या है, मेरे को कैपिटल दिया हुआ है 1,20,000, अपने को आउटसाइड लाइबिलिटीज दिया हुआ है 20,000 और मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, सो मेरे को पता है एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन, एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन we know that total of assets is equal to sum of outside liabilities and capital. Total of assets is equal to outside liability plus capital. So मेरे पास outside liability and capital given है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो what I'll get is total assets. Outside liability 20,000, कैपिटल 1,20,000, तो टोटल एसेट्स कितना हो जाएगा 1,40,000। ठीक है, मैंने तुम्हें थ्रू आउट बोला ये इक्वेशन होल्ड करना चाहिए। तो मेरे को पता है दिस इज द इक्वेशन, आउटसाइड लायबिलिटी कैपिटल गिवन है, एलएचएस में क्या हो जाएगा टोटल एसेट्स, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल एसेट्स का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, if the total assets of business are 1,30,000, if total assets of business are 1,30,000 and capital is 80,000 and capital is 80,000, then calculate creditors. Then calculate creditors. तुमको क्वेश्चन में टोटल एसेट्स दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स। सो पहले जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूं। टोटल एसेट्स गिवन है 1,30,000। हाँ, तुम चाहो तो वीडियो को पॉज करके तुम अपने से भी ट्राई लेके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुमको इक्वेशन पता है, तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने से भी ट्राई लेके देख लो। टोटल एसेट्स गिवन है, कैपिटल गिवन है, मेरे से पूछ रहा है क्रेडिटर बताइए। आई नो दिस थिंग, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार में गुड्स खरीदते, तो जिनसे हम लोगों ने गुड्स उधार में खरीदा है वो बिजनेस के लिए क्या हो गई आउटसाइड लाइबिलिटी। सो क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। तो इनडायरेक्टली एग्जामिनर मेरे से क्या पूछ रहा है, आउटसाइड लाइबिलिटी का वैल्यू बताओ। ऐसे तो और भी आउटसाइड लाइबिलिटी हो सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है और वो क्या है क्रेडिटर। So I know this thing, as per accounting equation total of assets is equal to outside liability plus capital. Total assets की जगह हम पुट कर देंगे 1,30,000, आउटसाइड लाइबिलिटी मेरे को निकालना है, कैपिटल दिया हुआ है 80,000। So outside liability will be
1,30,000 माइनस 80,000 जो कि हो जाएगा 50,000। ठीक है, हमें ऐसे तो क्वेश्चन में बोला क्रेडिटर निकालिए, क्रेडिटर इज एन एग्जांपल ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में और कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो जो आउटसाइड लायबिलिटी का वैल्यू होगा वही क्रेडिटर का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, X started a business on 1st April 2019 with a capital of 1 lakh and a loan of 50,000 from bank. X started a business on 1st April 2019 with a capital of 1 lakh and a loan of 50,000 from the bank. On 31st March 2020, his assets were 1,75,000. On 31st March 2020, his assets were 1,75,000. Find out his capital as on 31st March 20. Find out his capital as on 31st March 20 and profit earned during the year 1920 and profit earned during the year 19-20। तुम आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। पहली चीज तो मैं तुम्हें समझा देता हूं कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स जनरली हम ईयरली बेसिस पे बनाते हैं और ईयर एंड में हम लोग क्या निकालते हैं, रिजल्ट। तो अकाउंटिंग ईयर या तो तुम कैलेंडर ईयर फॉलो कर सकते हो, कैलेंडर ईयर हो गया 1 जनवरी से 31 दिसंबर, या तो तुम बुक्स कब से कब तक बना सकते हो, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को रिजल्ट निकलेगा। और नहीं तो तुम क्या फॉलो कर सकते हो, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो या तो आपका अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर हो सकता है या फिर आप अपना अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो। यानी आपका ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल को और आपका ईयर एंड होगा 31 मार्च को। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में जो बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है, उसका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को कैपिटल इतना है, लोन 50,000 का है। फिर बोलता है 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 19 को स्टार्ट हुआ है तो 31 मार्च 2020 इज द लास्ट डेट। उसके पास एसेट्स है 175,000 का, 1,75,000। मेरे को निकालना है कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 20। सो एज ऑन 31 मार्च 2020, ये तो तुम्हारे नॉलेज के लिए था, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट है। एसेट्स है 1,75,000 का। ठीक है, अब कहीं से मेरे पास आउटसाइड लायबिलिटी का वैल्यू आ जाए तो कैपिटल निकल जाएगा। तुम क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमने 50,000 बैंक से लोन लिया था। कब लिया था, ईयर के स्टार्ट में। अब क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कभी बैंक को वो लोन लौटाया है या बैंक से और एक्स्ट्रा लोन लिया है। तुम आराम से क्वेश्चन देखो, 1 अप्रैल यानी डे 1 को हमने बैंक से 50,000 का लोन लिया। अब देखो, इतना तो तुम भी अकाउंटिंग इक्वेशन सीखे ही हो कि बैंक को अगर हम लोन का पैसा लौटा दें तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, अगर हम और लोन लें तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने बैंक वालों को 50,000 रिटर्न किया है या नहीं किया है। तो फिर तो हम यही एज्यूम करेंगे हमने कभी भी बैंक वालों को अभी तक 1 रुपया भी नहीं लौटाया है। तो ईयर एंड में भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है, 50,000। यानी एज ऑन 31 मार्च 2020 50,000
आउटसाइड लाइबिलिटी इज हाउ मच 50,000। ठीक है, क्वेश्चन में और कोई आउटसाइड लाइबिलिटी की तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्वेश्चन में बैंक लोन के अलावा तो और कोई आउटसाइड लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है एज पर क्वेश्चन। हमेशा एज पर क्वेश्चन करना, अपने से रैंडम थॉट्स मत ले आना। अकॉर्डिंग टू एज पर क्वेश्चन एज पर दिस क्वेश्चन सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है क्वेश्चन में गिवन, दैट इज बैंक लोन विच वी टुक ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईयर। ड्यूरिंग द ईयर हमने कभी भी बैंक को वो लोन का पैसा लौटाया नहीं, बिकॉज अगर लौटाते तो क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती, बट क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ड्यूरिंग द ईयर हमने कभी भी बैंक को वो लौटाया ही नहीं। तो ईयर एंड में भी हमारी लाइबिलिटी कितनी है 50,000। एसेट से आउटसाइड लाइबिलिटी कैपिटल निकल जाएगा। सो एसेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। Assets is 1,75,000, outside liability is 50,000, capital 1,75,000 minus 50,000, that will come up to 1,25,000। ठीक है, and this is capital as on 31st March 20। आपका ईयर स्टार्ट कब हुआ है इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 19 को, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 20 को। तो हम बोल सकते हैं कि दिस कैपिटल इज व्हाट, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एज ऑन डे 1, और क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एज ऑन लास्ट डेट। तो एज ऑन लास्ट डेट कैपिटल की वैल्यू कितनी है 1,25,000। अब एग्जामिनर मेरे से पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है या लॉस कितना हुआ है, तो वो भी बता देते हैं। अब इतने दिन से मैं तुम्हें एक चीज समझाता रहा हूं कि कोई भी इनकम या गेन होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, और कोई भी लॉस वगैरह होता है तो वो कैपिटल में ही क्या होता है, माइनस होता है। ये मैं तुम्हें बहुत दिनों से समझाता आ रहा हूं। तो मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स प्लस प्रॉफिट्स, और अगर लॉस हुआ तो माइनस लॉस इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग, प्रॉफिट्स हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, विल गिव मी क्लोजिंग कैपिटल। ऐसा लिखा जा सकता है बिकॉज डे 1 को इतना कैपिटल था, ओनर ने और एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया। मान लो डे 1 को उसका कैपिटल था 5 लाख, उसने 2 लाख कैपिटल और लगाया, तो हम कैश 2 लाख से बढ़ा देंगे और कैपिटल में 2 लाख ऐड कर देंगे। तो ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या हो गया, प्लस। ड्राइंग्स का ट्रीटमेंट मैंने तुम्हें बताया था, ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल बैलेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। बिजनेस की लाइबिलिटी कम हो जाती है बिकॉज ओनर उतने का गुड्स, उतने का कैश ले गया, तो बिजनेस अब उसको उतना पैसा नहीं देगा। तो ड्राइंग्स ओपनिंग कैपिटल में क्या हो जाता है, माइनस। प्रॉफिट इतने दिन से हम करते आ रहे हैं, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी इनकम, कोई भी रेवेन्यू हम कैपिटल में क्या कर देते थे, प्लस। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस हम लोग कैपिटल में क्या कर देते थे, माइनस। और फिर एंड में जो बैलेंस बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। देख लो लॉजिकली तुम्हें समझ में आ रहा है, ओपनिंग में एडिशनल कैपिटल प्लस, ड्राइंग्स माइनस, प्रॉफिट प्लस, प्रॉफिट रेवेन्यू इनकम, एक्सपेंस लॉस माइनस, विल गिव यू क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन में तुम देखो ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है 1,25,000। इस क्वेश्चन में देखो
ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख। क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल, कोई ड्राइंग्स नहीं दिया हुआ है, तो एडिशनल कैपिटल 0, ड्राइंग्स 0। मेरे को बोलता है प्रॉफिट या लॉस बताइए, तो वो तो निकाल देंगे। क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 125। तो अगर ओपनिंग 1 लाख है, ड्यूरिंग द ईयर आपने कभी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया नहीं, ड्यूरिंग द ईयर आपने कभी कैपिटल विड्रॉ किया नहीं, तो ईयर एंड में भी 1 लाख होना चाहिए था, लेकिन ईयर एंड में दिख रहा है 1,25,000। तो 1 लाख का 1,25,000 हुआ होगा, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? कॉमन सेंस लगा के देख लो। 1 लाख है, ना आपने कभी एक्स्ट्रा पैसा लगाया ना कभी विड्रॉ किया, तो ईयर एंड में भी 1 लाख होना चाहिए था, लेकिन ईयर एंड में दिख रहा है 1,25,000। तो 1 लाख का 1,25,000 किस रीजन से हुआ होगा? प्रॉफिट। और मैं यहां से बोल सकता हूं प्रॉफिट कितना आया होगा? प्रॉफिट्स विल बी 1,25,000 माइनस 1 लाख, तो प्रॉफिट्स कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, ये सब जनरली 3 मार्क्स में आता है। देख लो, तुम्हें इक्वेशन समझ में आना चाहिए। ओपनिंग कैपिटल इज कैपिटल एज ऑन डे 1 ऑफ द ईयर, कैपिटल एज ऑन डे 1, एंड क्लोजिंग कैपिटल इज व्हाट? कैपिटल एज ऑन लास्ट डे। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है 125। अगर ओनर एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए तो कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए ओपनिंग प्लस एडिशनल। अगर ओनर कैपिटल विड्रॉ करे, ड्रॉइंग्स, तो हमने सीखा है ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल क्या होता है? घटता है। फिर हमने सीखा है प्रॉफिट, रेवेन्यू, इनकम हम कैपिटल में ऐड करते हैं, इसलिए मैंने उसको ऐड किया। लॉस, एक्सपेंस, वो सब हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और फिर एंड में जो रिजल्ट आता है वो मेरा क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। मैंने उसको इस क्वेश्चन में लगाया। ओपनिंग 1 लाख, क्लोजिंग 125, बीच में कुछ नहीं है, तो 1 लाख का 125 किस रीजन से हुआ होगा? प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा ना। Why started a business on 1st April 2019 with a capital of 2 lakh and a loan of 75,000 from bank? Why started a business on 1st April 2019 with a capital of 2 lakh and loan of 75,000 from bank? तो ओपनिंग कैपिटल हो गया 2 लाख, इतना चीज तुम्हारे अब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और हमने बैंक से लोन ले रखा है 75,000 का, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं था, 0, लेकिन इस क्वेश्चन में है। ड्यूरिंग द ईयर ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 60,000 and had withdrawn 36,000 for his personal use, तो इस क्वेश्चन में ये भी 0 था, ये भी 0 था, बट अब जो क्वेश्चन है उसमें एडिशनल भी दिया हुआ है और ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है। On 31st March 2020, his assets were 3,80,000. On 31st March 2020, his assets were 3,80,000. Find out his capital on 31st March 20. Find out his capital on 31st March 20 and profit earned during the year 1920 and profits earned during the year 1920। तुम अपने से ट्राई लो तब तक, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके तुम ट्राई लो।
फिर भी मैं तुम्हें कुछ सेकंड का टाइम देता हूं, तुम अपने से ट्राई लो। बाकी सब चीज तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं। अपने को क्या निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल, और अपने को निकालना है प्रॉफिट और लॉस अर्न ड्यूरिंग द ईयर। सो वीडियो को पॉज करके तुम करो, मैं भी सॉल्व करता हूं। सो एज ऑन 31 मार्च 20 अपने को एसेट्स दिया हुआ है 3,80,000। अपने को बोलता है कैपिटल निकालो, तो मेरे को पता है ईयर एंड में जो कैपिटल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल, यही बोलते हैं। अगर मेरे को आउटसाइड लाइबिलिटी का पता चल जाए तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। सेम एज लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो है बैंक लोन। इस क्वेश्चन में और कोई आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी है, वो है बैंक लोन। डे 1 को हमने बैंक से 75,000 का लोन लिया था। ड्यूरिंग द ईयर हमने बैंक को 1 रुपया नहीं लौटाया है, क्योंकि अगर लौटाते तो क्वेश्चन में उसके बारे में इंफॉर्मेशन होता। तो बिकॉज हमने ड्यूरिंग द ईयर 1 रुपया भी बैंक का नहीं लौटाया है, तो ईयर एंड में भी हमारी लाइबिलिटी कितनी है, 75,000। अभी भी हमें बैंक का कितना लौटाना है, 75,000। तो हमारी ईयर एंड में भी आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी है, 75,000। अब अकाउंटिंग इक्वेशन लगाएंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। इधर कर देता हूं मैं। आई नो दैट एज पर अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स is equal to outside liability plus capital। एसेट्स अपने को है 3,80,000, आउटसाइड लाइबिलिटी इज 75,000, कैपिटल आ जाएगा। कैपिटल विल बी 3,80,000 माइनस 75,000, so that will be 3,05,000। और क्योंकि ये कैपिटल एज ऑन 31 मार्च है, तो ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। सो अपना क्लोजिंग कैपिटल आ गया 3,05,000। ईयर एंड को हमारे पास एसेट्स है 380 का, आउटसाइड लाइबिलिटी है 75,000। तो अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन को यूज करूं तो कैपिटल का वैल्यू कितना होगा, 3,05,000। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेरे को बताना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस। तो मैं इसको यूज करता हूं, इससे पता कर लेंगे प्रॉफिट लॉस कितना होगा। ओपनिंग कैपिटल कितना है, एंड जो भी इक्वेशन यूज करोगे प्लीज आंसर में लिखना। तुम अगर नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर उसका हाफ या 1 मार्क्स डिडक्ट कर देगा। सो ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख। मैं इसको बहुत शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट। और अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा आंसर प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज लॉस, इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अपने को गिवन है 2 लाख, एडिशनल कैपिटल है 60,000। तो 2 लाख वो लगाया था, 60,000 उसने और लगाए, तो अब उसका कैपिटल का बैलेंस हो जाएगा 2,60,000। 36,000 उसने विड्रॉ कर लिए, तो बिजनेस अब उसको 36,000 कम करके लौटाएगा। तो बिजनेस अपने बुक्स में उसके कैपिटल से 36,000 क्या कर देगा, माइनस। और क्लोजिंग कैपिटल हम लोग अभी लाए हैं 3,05,000। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 260 में 36 गया 224,
So that will be 76 and 5 81,000. ठीक है, बस कॉमन सेंस लगाना. अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इट इज प्रॉफिट्स, और अगर मान लो आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इट इज लॉस. घबरा मत जाना कि यार नेगेटिव कैसे आ गया. तुम खुद देख लो, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, लॉस. फिर और भी अपने वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, आगे करेंगे. अभी के लिए इतना वर्ड प्रॉब्लम्स काफी है. हेडिंग दे दो, ट्रीटमेंट ऑफ goods given as charity, treatment of goods given as charity, or treatment of goods distributed as free samples. treatment of goods, या कैश भी हम लोग कभी कभी चैरिटी के तौर पे दे देते हैं. तो ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स ऑब्लिक कैश गिवन एज चैरिटी, और ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स. सो बहुत बार क्या होता है बिजनेस में, आप भी अगर ऑफिस वगैरह में बैठे होगे तो बहुत बार लोग आते हैं आपसे दान पुण्य ये सब के लिए पैसा मांगते हैं, आप दे देते हो. बहुत बार क्या होता है, क्योंकि आप भी सोसाइटी का हिस्सा हो तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए आपको भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव या स्टेप उठानी चाहिए. तो बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग गुड्स दे देते हैं. जैसे मान लो राशन दुकान है तो आपने 10,000 20,000 का राशन गरीबों में बांट दिया. तो व्हाट यू डिड, यू डिस्ट्रीब्यूटेड योर गुड्स इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी. ठीक है. फिर बहुत बार क्या होता है कि कोई नया प्रोडक्ट हम ला रहे हैं, तो बिकॉज वो एक नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो अभी कस्टमर्स को उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम कस्टमर्स में वो सारे गुड्स फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट देते हैं. जनरली ये फ्री सैंपल वाली स्ट्रैटेजी उन गुड्स के में अप्लाई होती है जिनका कॉस्ट बहुत कम है, 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए. ठीक है, हजारों लाखों वाली चीज हम फ्री सैंपल के तौर पे नहीं बांटेंगे. तुम देखते होगे बहुत बार लोग आते हैं, बोलते हैं सर ये बिस्किट टेस्ट करके देखिए, फिर ये रिन साबुन लेके देखिए. ठीक है, तो वो आपको फ्री सैंपल के तौर पे बांट रहे हैं कि कस्टमर्स एक बार यूज करें, पसंद आएगा तो फिर धीरे धीरे उसकी डिमांड को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा. तो अगर तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि वी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मच कैश एज चैरिटी, या वी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस मच गुड्स एज चैरिटी, या सो ऑन, तो उसका ट्रीटमेंट हम अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे करेंगे. तो मैं डायरेक्टली फिर क्वेश्चन से समझा रहा हूं ना. क्वेश्चन लिखना, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस. Record the following transactions in the form of accounting equation. Record the following transactions in the form of accounting equation. पहला ट्रांजैक्शन लिखना, owner started business with cash 2 lakhs and goods worth of 1 lakh. Owner started business with cash 2 lakhs and goods worth of 1 lakh. So first transaction is owner started business, ठीक है, with cash 2 lakhs and goods worth of 1 lakh. So cash 2 लाख से बढ़ गया
एंड गोडाउन में स्टॉक 1 लाख से बढ़ गया, ठीक है, कैश 2 लाख से इंक्रीज कर गया और स्टॉक 1 लाख से इंक्रीज कर गया। बुक कीपर ऑब्जर्व कर रहा है कि ये पूरा का पूरा 3 लाख ओनर के साइड से कंट्रीब्यूशन है, तो कैपिटल को 3 लाख से क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो कैपिटल विल इंक्रीज बाई 3 lakhs। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखना, 1000 rupees cash given as charity, 1000 rupees cash given as charity। तो मान लो कोई कमिटी वाला आया या मान लो कोई फेस्टिवल वाला आया कि भैया पंडाल का लगाना है तो उसके चंदा लगेगा, तो हमने फिर उनको 1000 रुपए क्या दे दिया, दान के तौर पे दे दिया। कैश गिवन एज चैरिटी, तुम चाहो तो अमाउंट भी लिख सकते हो, कैश गिवन एज चैरिटी, ठीक है। कोई क्या बोलते हैं, कोई एनजीओ वगैरह वाले आए तो हमने उनको दान में दे दिया। तो जैसे ही हमने 1000 रुपीज दान में दे दिया तो ऑफिस से तो 1000 रुपीज कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो व्हाट बुक कीपर विल डू, वो कैश में से कितना डिक्रीज कर देगा, 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए तो अब दान में चले गए, तो अब दुकान में या फैक्ट्री में तो है नहीं, बिजनेस में तो कैश है नहीं, तो कैश कम हो गया 1000 से। अच्छा, अब एक चीज सोचो, ये जो हमने 1000 रुपया दान दिया है फॉर सोशल वेलफेयर या फॉर वॉट एवर पर्पस, उससे हमें कुछ रिटर्न में मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स। फाइनेंशियल टर्म्स में हमें कुछ मिलेगा। मान लो हम 1000 देते, किसी से गुड्स लेते तो गुड्स मिलता, ठीक है। मान लो हम रेंट देते तो 1000 देते तो मेरे को स्पेस एंजॉय करने का परमिशन मिलता। लेकिन जब हमने किसी को 1000 दान में दिया तो हमें दुआ तो मिल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो क्वालिटेटिव नेचर है, दुआ मिलेगी कि आपका बिजनेस प्रोग्रेस करे, फलना ढिकना, ये सब होता रहेगा। लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में तो कुछ नहीं आया। सिर्फ क्या हुआ, दुकान से 1000 रुपए कैश गया है, जिसके बदले में कुछ नहीं, ना कोई गुड मिल रहा है, ना किसी प्रकार की सर्विसेज मिल रही है। तो अब बिजनेस के लिए तो ये 1000 रुपीज क्या है, लॉस है। और बिजनेस का कोई भी लॉस कौन बियर करता है, ओनर। तो बुक कीपर ये 1000 रुपए किसके खाते से काट लेगा, ओनर के खाते से। सो वो कैपिटल को 1000 से क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, बिकॉज ये 1000 रुपीज फाइनेंशियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में बिजनेस के लिए क्या है, लॉस। 1000 रुपए कैश आपने दान में दे दिए, उस दान के बदले में आपको दुआ जरूर मिलेगी, लेकिन मॉनेटरी टर्म्स में या फिजिकल टर्म्स में उसके बदले में आपको कुछ मिला, कुछ भी नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ प्रसाद दे दे, वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो बस तुम कंज्यूम करके, उसका कोई फिजिकल वैल्यू या कोई मॉनेटरी वैल्यू थोड़ी है। तो अब ये जो 1000 रुपए है, ये बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, लॉस है। बुक कीपर कैश 1000 घटा दिया, अब ये 1000 गए कहां, मान लो शाम में ओनर पूछता है 1000 रुपए कैश दिख क्यों नहीं रहे, तो बुक कीपर साफ साफ बोल देगा आप ही ने तो सुबह दान करवा दिए थे। तो वो अब जो 1000 रुपए दान हुए बिजनेस के लिए एक तरह का क्या है, लॉस। और बिजनेस का सभी लॉस कौन बियर करता है, ओनर। इसलिए हमने कैपिटल से 1000 रुपीज क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है। तो यू कैन ऑब्जर्व दोनों साइड क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। न्यू इक्वेशन फ्रेम कर देते हैं। 2 लाख में 1000 कम, 199, 1 लाख 0, और कैपिटल का बैलेंस कितना हो जाएगा, 2,99,000। थर्ड ट्रांजैक्शन, गुड्स वर्थ ऑफ 20,000 गिवन एज चैरिटी। गुड्स वर्थ ऑफ 20,000 गिवन एज चैरिटी, ठीक है। हमने 20,000 का सामान चैरिटी के तौर पे बांट दिया।
अभी आप देख रहे होंगे कि रोड पे हजारों लाखों वर्कर्स ट्रैवल कर रहे हैं, बहुतों के पास खाने को नहीं है। तो हमने इस सिचुएशन को एनालाइज किया, हमें ये लगा कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ सोशल पर्सन, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो हमने कैश तो नहीं दिया लोगों को, लेकिन हमने जो भी हमारे पास सामान अवेलेबल था वो हमने दे दिया। तो हमने 20,000 का गुड्स दान के तौर पे दे दिया। बहुत बार क्या होता है, कहीं फ्लड वगैरह आती है या कहीं नेचुरल डिजास्टर होता है तो वहां भी हम सामान पहुंचाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, दान के तौर पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो गुड्स गिवन एज चैरिटी। सो अब की बार हमने कैश तो नहीं दिया है, तो कैश तो अनचेंज, क्योंकि हमने 20,000 का माल दान में दे दिया तो गोडाउन से अब 20,000 का माल कम हो जाएगा। तो बुक कीपर क्या करेगा, स्टॉक से 20,000 डिडक्ट कर देगा। अब फिर तुम विजुअलाइज करके देखो, ये 20,000 का माल हमने दान में दिया है, यानी इस माल के बदले में हमने किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लिया है। तो मॉनेटरी टर्म्स में तो बिजनेस को लॉस हुआ है। 20,000 का सामान भी चला गया और उस 20,000 के बदले में 1 फूटी कौड़ी तक नहीं आई है। तो मॉनेटरी टर्म्स में, फाइनेंशियल टर्म्स में भले आपको दुआ मिले, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिजनेस को दुआ हुआ से मतलब नहीं है, बिजनेस को बस क्या दिखता है, पैसा। तो 20,000 का सामान दे दिया तो कुछ पैसा लेते तो देखते, लेकिन 20,000 के बदले में कितना मिल रहा है, 0, कुछ नहीं। कोई भी, जिसको भी हमने सामान दान में दिया है, बस लेके लोग चलते गए, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। तो दुकान से 20,000 का माल चला गया, उस 20,000 के बदले में कुछ आया नहीं, तो दुकान में 20,000 का क्या हुआ है, लॉस। बिजनेस का सभी लॉस किसको बियर करना है, ओनर को। तो बुक कीपर वो 20,000 का लॉस किसके खाते में डाल देगा, ओनर के। और लॉस के वजह से हमें पता है कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाता है, कम। 20,000 का लॉस हुआ है तो बुक कीपर कैपिटल में से कितना सबट्रैक्ट कर देगा, 20,000। देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है, इधर भी -20,000 है और उधर भी -20,000 है। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट होल्ड। So new equation will be, this will be 1,99,000, स्टॉक में 80,000, 0, और कैपिटल होगा 2,79,000। कैपिटल होगा 2,79,000। डी, तुम देख लो दोनों साइड मैच भी कर रहा है। 199 प्लस 80 इज 279 एंड आरएचएस में भी कितना है, 279। डी, गुड्स ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 10,000, कॉस्ट प्राइस 10,000, कॉमा सेलिंग प्राइस 15,000। गुड्स ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 10,000, कॉमा सेलिंग प्राइस 15,000, 15,000, ब्रैकेट क्लोज। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 10,000, कॉमा सेलिंग प्राइस 15,000, ब्रैकेट क्लोज। डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। क्योंकि हम मार्केट में नए नए आए हैं तो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में पॉपुलर करने के लिए हमने माल को फ्री के तौर पे, सैंपल के तौर पे कि लेते जाइए, सैंपल के तौर पे लेते जाइए। 1 किलो, 2 किलो, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 5 पैकेट लेते जाइए, घर लेके जाइए, महीना भर का टेस्ट करिए, चीज पसंद आएगी तो दोबारा आइएगा। तो ये सब स्ट्रैटेजी होती है प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने की। कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में न्यू आता है तो क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट है, हाँ उसके पीछे कोई ट्रस्टेड ब्रांड होगा तब वो उसके सेल में को बढ़ाने में उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ब्रांड भी नया है
तो उसके सेल को बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई सेल प्रमोशनल टेक्निक्स लगानी पड़ती है। उसमें एक टेक्निक ये होती है कि अगर प्रोडक्ट बहुत छोटे वैल्यू का है, 5, 10, 15, 20, 50, 100 रुपए का, आप उसको फ्री सैंपल्स के तौर पे उसके 1000, 10,000, लाख यूनिट बेच दीजिए फ्री सैंपल्स में। तो हमने क्या किया, हमने फ्री सैंपल के तौर पे बेच दिया कस्टमर्स के बीच में। तो क्योंकि फ्री में बेचा, नाम ही फ्री है, तो कैश तो कुछ आया नहीं होगा, 0। कॉस्ट प्राइस है 10,000, सेलिंग प्राइस है 12,000। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस लिखना था या सेलिंग प्राइस। तो मैं तुम्हें बार बार समझाते रहा हूं कि गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, कॉस्ट प्राइस। 10,000 का माल अगर हम ग्राहक को बेचते तो 12 में बेचते, 2,000 क्या होता, प्रॉफिट। लेकिन कस्टमर तो आया ही नहीं, यानी सेल तो हुआ ही नहीं है, हमने तो फ्री में बांटा है। तो गोडाउन से माल गया कितने का, जितना माल का कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और माल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10,000। तो गोडाउन से माल खाली कितने का हुआ है, 10,000 का। भविष्य में हम कभी उसको बेचते पैसों के बदले में तो 12 में बेचते, लेकिन हमने कभी बेचा ही नहीं, हमने 10,000 का माल फ्री में बांट दिया। तो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द कॉस्ट प्राइस, क्योंकि गोडाउन से जो माल जाता है या गोडाउन में जो माल पड़ा है उसकी वैल्यूएशन किस पे है, उसके कॉस्ट प्राइस पे। तो गोडाउन से 10,000 का माल गया, अब उस 10,000 के बदले में कुछ आया तो नहीं, इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन मॉनेटरी टर्म्स। उस 10,000 को तो हमने फ्री में माल को बांटा है, 0 कैश, तो 10,000 का लॉस हो गया। और बिजनेस का हर लॉस कौन बियर करता है, ओनर बियर करेगा। तो बुक कीपर कैपिटल में से कितना डिडक्ट कर देगा, 10,000, क्योंकि ये 10,000 भी क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है। ठीक है, हाँ, इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिल सकता है जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स के बीच में हिट हो जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज अ लॉस। गोडाउन से 10,000 का माल गया, फ्री में हमने बांटा है, तो उस 10,000 के बदले में 0 कैश, आउटसाइड लायबिलिटी 0, बिकॉज इट्स अ लॉस। तो बुक कीपर क्या करेगा, कैपिटल में से 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स में भी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन कराया था, वहां पे भी सीपीएसपी था। सो वी आर कंसर्न्ड विद कॉस्ट प्राइस। सो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1,99,000, दिस विल बी 70,000, ये 0 और ये होगा 2,69,000। ठीक है, देख लो दोनों साइड मैच कर रहा है, इधर भी 269, उधर भी 269। सो फ्री सैंपल्स या चैरिटी के तौर पे हम जो बेचे या कैश दिए, लॉस है, कैपिटल घटता चला गया। कैश दिए तो कैश घटाया, गुड्स दिया तो गुड्स घटाया, और गुड्स में भी हम लोग क्या घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस, बिकॉज स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। स्टॉक में जो माल पड़ा है वो उसके कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूड है। ये हो गया अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स या फिर गुड्स गिवन एज चैरिटी। ठीक है, अब और भी कुछ चीजों का ट्रीटमेंट है, उससे पहले कुछ नोट करके लिख लेना ना, नोट करके लिखना। इफ transaction is related to, if transaction is related to purchase and sale of goods, if transaction is related to purchase and sale, goods हटा दो, बस इतना लिखो, if transaction is related to purchase and sale डैश देके नंबर ए, if name of party is not given in question, if name of party is not given in question and it is not mentioned whether it is a cash transaction or credit transaction, then we take that as a cash transaction. If name of the party is not given in question
and it is not mentioned whether it is a cash transaction or credit transaction, then we take that as a cash transaction. फिर B करके लिखना, if name of party is given in question, if name of party is given in question and it is not mentioned whether it is cash transaction or credit transaction, then we take that as credit transaction. Then we take that as credit transaction. अगर ट्रांजैक्शन परचेज सेल का है, अब वो परचेज सेल गुड्स का भी हो सकता है, परचेज सेल फिक्स एसेट्स का भी हो सकता है। तो अगर ट्रांजैक्शन परचेज सेल का है, क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ है कि किससे हमने खरीदा या किसको बेचा, और क्वेश्चन में ये भी नहीं मेंशन है कि वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे? कैश। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम नहीं है और नहीं बताया कैश या क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे? कैश। क्वेश्चन में अगर पार्टी का नाम है और नहीं बताया कैश क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे? क्रेडिट। यानी हमने उधार में खरीदा है या उधार में बेचा है। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कैश है या क्रेडिट है, तब तो कैश या क्रेडिट ही माना जाता है, डजेंट मैटर पार्टी का नाम है या नहीं है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये रूल लगता है कि अगर पार्टी का नाम नहीं है और नहीं बोला कैश है या क्रेडिट, तो हम उसको एक कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, यानी हमने कैश में खरीदा है या कैश में बेचा है। अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कैश है या क्रेडिट है और पार्टी का नाम गिवन है, तो हम उसको क्या मानते हैं? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी हमने उधार में खरीदा है या उधार में बेचा है। ठीक है, सो इस चीज को फिर मैं क्वेश्चन से समझाता हूं। क्वेश्चन लिखो, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। रिकॉर्ड द following transactions in the form of accounting equation. Record the following transactions in the form of accounting equation. पहला लिखना, owner started business with cash 1 lakh and goods worth of 2 lakhs. Owner started business with cash 1 lakh and goods worth of 2 lakhs. Cash 1 lakh and goods worth of 2 lakhs. तो स्टॉक 2 लाख से बढ़ गया, हम लोग कैपिटल को कितने से बढ़ा देंगे? 3 लाख से। Owner started business with cash 1 lakh and goods worth of 2 lakhs. बुककीपर कैश को 1 लाख से बढ़ा देगा बिजनेस में, स्टॉक को 2 लाख से बढ़ा देगा, कैपिटल बढ़ जाएगा 3 लाख से। ट्रांजैक्शन लिखना, गुड्स परचेज्ड वर्थ ऑफ 10,000, गुड्स परचेज्ड वर्थ ऑफ 10,000, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 10,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में लिखा है हमने 10,000 का माल खरीदा है, कहीं मेंशन नहीं है कैश में खरीदा है या क्रेडिट में, यानी हमने पेमेंट देके खरीदा है या उधार में। तो अब देखा जाता है कि पार्टी का नाम है या नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पार्टी का नाम नहीं है कि किससे हमने खरीदा है, तो अब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? एज अ कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, यही मैंने तुमको रूल लिखवाया कि अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आप देखिए कि पार्टी का नाम है या नहीं है। बिकॉज पार्टी का नाम नहीं है तो इसको कैसा ट्रीट किया जाएगा? एज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो क्योंकि गुड्स खरीदा है
तो स्टॉक बढ़ जाएगा 10,000 से, गोडाउन में 10,000 का माल आ गया, और क्योंकि हमने कैश दे के खरीदा है तो कैश कितने से कम हो जाएगा, 10,000 से। ठीक है, ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं, एक भी गलती हो गई पूरा कट हो जाएगा, तो ये सब छोटे छोटे रूल्स का ख्याल रखो। जीरो कैपिटल भी कोई चेंज नहीं आएगा। सो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, 90,000, ये हो जाएगा 2,10,000, दिस इज 0, और ये हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, गुड्स परचेज्ड वर्थ ऑफ 20,000 फ्रॉम सोहन। Goods purchased worth of 20,000 from Sohan. Purchase of goods for 20,000 from Sohan. ठीक है, अब क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि हमने सोहन से जो गुड्स खरीदा है हमने उसको पेमेंट देके खरीदा है या उधार में। तो इट इज नो वेयर मेंशन वेदर इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो फिर अपने को क्या देखना होता है, वेदर पार्टी का नाम दिया हुआ है या नहीं। पिछले क्वेश्चन में क्या था, कहीं नहीं मेंशन था किससे खरीदा, तो एज पर रूल कैश ट्रांजैक्शन। यहां पे मेरे को दिया हुआ है किससे खरीदा, तो जब कैश और क्रेडिट नहीं मेंशन्ड है और नाम दे दे तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो इसका मतलब हमने सोहन से उधार में खरीदा है, तो कोई कैश पेमेंट नहीं गया। 20,000 का माल खरीदा तो गोडाउन में 20,000 का माल आ गया, स्टॉक 20,000 से बढ़ गया, और क्योंकि हमने उससे उधार में खरीदा है तो हम उसको फ्यूचर में पैसा लौटाएंगे, तो वो हमारे लिए क्या हो गई, आउटसाइड लायबिलिटी। और जिससे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिससे हम लोग उधार में माल खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, उस पार्टी को अकाउंट्स में जेनरिक नेम क्या दिया गया है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 से, और ये हो गया 0। 20,000 का माल आया, 20,000 हमने उधार में खरीदा, 0। दोनों साइड देख लेते हैं, मैच कर रहा है अपना। सो न्यू इक्वेशन विल बी 90,000, 2,30,000, ठीक है, दोनों साइड मैच कर रहा है। अब देखो, एज अ टीचर हम लिखाते कुछ है, बच्चा जो ध्यान से नहीं पढ़ता उसको समझता कुछ है। वो क्या समझते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या समझ रहे होंगे कि पार्टी का नाम नहीं होगा तो कैश ले लेना है, पार्टी का नाम होगा तो क्रेडिट ले लेना है। बहुत सारे बच्चे यही समझ रहे हैं कि पार्टी का नाम नहीं दिख रहा तो कैश ट्रांजैक्शन, और अगर पार्टी का नाम दिख जा रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब बोलो, मान लो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, गुड्स परचेज वर्थ ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज वर्थ ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट। कहीं पार्टी का नाम नहीं है, तुम खुद बोलो, कहीं मैंने पार्टी का नाम बोला, बस मैंने क्या बोला, गुड्स परचेज वर्थ ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, कहीं पार्टी का नाम नहीं है। और क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया 10,000 हमने उधार में खरीदा है, तो क्या पार्टी का नाम नहीं है तो तुम उसको कैश मान लोगे। गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन वर्थ ऑफ 20,000 बाई पेइंग कैश। आपने सोहन से 20,000 का माल खरीदा है लेकिन आपने उसको 20,000 कैश दिया है, तो आप उसको क्रेडिट मान लोगे। सो प्लीज बहुत अच्छे से रूल्स को देखो। कुछ बच्चे, कुछ ही होते हैं, जैसे 10 आउट ऑफ 1 या 2, 1 या 2 बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट क्या निकाल लेंगे, पार्टी का नाम नहीं है तो कैश ट्रांजैक्शन, पार्टी का नाम है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये रूल नहीं है। रूल है, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया कैश है या क्रेडिट, माइंड माई वर्ड्स, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कैश है तब तो वो कैश है, क्वेश्चन में बोल दिया क्रेडिट है तो क्रेडिट है।
चाहे पार्टी का नाम हो या ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में बोल दिया कैश इन्वॉल्व है तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन में बोल दिया इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार है तो इट्स अ उधार वाला ट्रांजैक्शन। रूल कब लागू हो रहा है? जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं कि वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तब ये रूल लागू हो रहा है। यहां पे कहीं मेंशन नहीं है वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, यहां पे कहीं मेंशन नहीं है वेदर इट इज कैश और क्रेडिट, तब ये रूल लागू है। पार्टी का नाम नहीं है तो कैश, पार्टी का नाम है तो क्रेडिट। ठीक है, अब दो ट्रांजैक्शन मैं दे रहा हूं, तुम अपने से करना ना। गुड्स सोल्ड फॉर 5000, गुड्स सोल्ड फॉर 5000, ये डी नंबर हो गया और ई नंबर लिखना। गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 10,000, गुड्स सोल्ड टू मोहन रुपीज 10,000। सो इन दोनों ट्रांजैक्शन का तुम मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना, चाहे तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जैसा तुमको ठीक लगे, नहीं तो तुम मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल करके भी बता सकते हो, जैसे तुमको ठीक लगे, लेकिन जरूर रिप्लाई करना। ठीक है, फिर हो सकता है तुम कुछ और ले रहे होगे और एक्चुअल में सही कुछ और होगा। सो मैंने तुम्हें दो ट्रांजैक्शन बोले, उन दोनों ट्रांजैक्शन का तुम मेरे को अकाउंटिंग इक्वेशन बताना। सो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। मोटा मोटी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन कर लिया है। दो तीन लेक्चर और मैं तीन चार कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसिंग एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम बेटर होते चले जाओगे, और जितना तुम प्रैक्टिस से भागोगे, ये पूरा प्रैक्टिस का है। जितना प्रैक्टिस, एकदम सिंपल सा रूल है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा, जितना कम प्रैक्टिस उतना परफॉर्मेंस तुम्हारा डाउन होगा। और मैं फिर कह रहा हूं बेस 11th है, 11th में ही बेस खड़ा होगा अकाउंटेंसी का। सो 11 को बहुत अच्छे से करो। ठीक है, जितना 11 तुम्हारा बेटर होगा, 12 उससे भी बहुत ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो आज का फिर लेक्चर यही एंड करते हैं गाइस। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गिवन दैट यू लाइक्ड इट। It's not necessary that you have to like each and every video. अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करो। ठीक है, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, सो आज का फिर लेक्चर यही एंड करते गाइस। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए तुम सब अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे।